तो आज की क्लास में हम मूल रूप से ऐतिहासिक काल के अंतर्गत प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय राजवंश हैं, इससे पहले जितना भी हम लोगों ने राजवंश पढ़ा है ना, जैसे कि हमने गुप्त वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, इन राजवंशों पर पिछले लेक्चर में समझने का प्रयास किया है। अभी छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय राजवंश हुए, स्थानीय राजवंश का उदय इसलिए हुआ, और ऐसा हम स्थानीय राजवंश को समझ सकते हैं क्योंकि स्थानीय राजवंश ने मूल रूप से छत्तीसगढ़ में ही अपना केंद्र बिंदु स्थापित किया था, या फिर यही उन्होंने मुख्य रूप से रह करके या फिर इस क्षेत्र को टारगेट मान करके अपना राज्य शासन किया था। इसी नाम से इस क्षेत्र को हम जब स्थानीय राजवंश उदय हुए तो उसके संबंध में जानने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थानीय राजवंश के संबंध में देखें तो एक तो दक्षिण कौशल के राजवंश हैं और दूसरे नंबर पे बस्तर के राजवंश। दक्षिण कौशल के राजवंश के संबंध में अगर हम देखें तो दक्षिण कौशल के राजवंश में जो सबसे पुराने और प्रमुख राजवंश का नाम आता है वो है राजर्षि तुल्य कुल वंश, है ना। इसके बाद है सरभपुरीय वंश, फिर शैल वंश, और पांडु वंश के अंतर्गत आपके मैकल के पांडु वंश या सोमवंश, दक्षिण कौशल के पांडु वंश, कलिंग के पांडु वंश या सोमवंश, और कांकेर के सोमवंश। इसी प्रकार से बाण वंश और फड़ीनाग वंश। ठीक है, ये मूल रूप से क्या है, दक्षिण कौशल के राजवंश हैं। इसी प्रकार से अगर बस्तर के प्रमुख राजवंशों के विषय में बात करें तो नल वंश, छिंदक नाग वंश और काकतीय वंश। इस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश को समझने का प्रयास करेंगे। स्थानीय राजवंशों में सर्वप्रथम हम राजर्षि तुल्य कुल वंश को समझने का प्रयास करते हैं। राजर्षि तुल्य कुल वंश की शासन अवधि के संबंध में देखें तो 5वीं से 6वीं शताब्दी, 5th to 6th सेंचुरी में राजर्षि तुल्य कुल वंश का अस्तित्व हमको देखने को मिलता है। इसके जो संस्थापक थे उसका नाम था सूरा, और इनकी राजधानी कहां पर थी भाई, आरंग में थी। इसी प्रकार से राजर्षि तुल्य कुल वंश का रॉयल सील, राजमुद्रा क्या था, सिंह था, यानी लॉयन था। इसी प्रकार से इन्होंने जो टाइटल लिया था, इनके जो मूल रूप से शासक हुए, है ना, राजा हुए, उन लोग जो है राजयोगी की उपाधि जो है धारण करते थे। किसकी उपाधि, राजयोगी की। समकालीन कंटेम्पररी डायनेस्टी अगर हम देखें जो कि राजर्षि तुल्य कुल वंश के समकालीन माने जाते हैं, वो सरभपुरी डायनेस्टी है मूल रूप से। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। आरंग वाला क्षेत्र यानी आपका मूल रूप से रायपुर क्षेत्र में इनका केंद्र बिंदु रहा था। किसका, राजर्षि तुल्य कुल वंश का। राजर्षि तुल्य कुल वंश को अगर हम और थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करें तो भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र में 6 शासकों का उल्लेख मिलता है, और भीमसेन द्वितीय के पूर्व 5 पीढ़ियों के राजाओं का नाम हमें आरंग ताम्रपत्र में मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि भाई राजर्षि तुल्य जो वंश रहा है, इसके वंशावली के संबंध में आरंग ताम्रपत्र से 6 शासकों का हमें उल्लेख मिलता है। तो राजर्षि तुल्य कुल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन है भाई, सूरा प्रथम, दैत्य प्रथम, विभीषण, विभीषण प्रथम या भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। इसमें नाम 3 ही लोग का मूल रूप से याद रखना है। सूरा प्रथम, ये तो संस्थापक हैं। इसके बाद दैत्य प्रथम, फिर विभीषण और भीमसेन प्रथम, क्योंकि दैत्य प्रथम, विभीषण, उसके बाद भीमसेन प्रथम और भीमसेन द्वितीय 2 बार आ गया, और दैत्य प्रथम और दैत्य द्वितीय भी 2 बार आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर टोटल भीमसेन द्वितीय और उसके पूर्व इन 5 शासकों के विषय में हमको जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है, तो आरंग ताम्र पत्र से जानकारी मिलती है। कहां से जानकारी मिलेगी, आरंग ताम्र पत्र से जानकारी मिलेगी। ठीक है, देखिए प्रमुख शासकों में हम 2 प्रमुख शासकों को यहां पर देखना चाहेंगे। जैसे सूरा, इस वंश का पहला शासक, और वंश का नाम सूरा
वंश इन्हीं के नाम पर पड़ा था। वंश की जानकारी हमको एपिग्राफिक इंडिका ताम्रपत्र से भी प्राप्त होती है। किसके विषय में? सूरा के विषय में। इसी प्रकार से भीमसेन द्वितीय के संबंध में बात करें तो भीमसेन द्वितीय अंतिम शासक माना जा रहा है ताम्रपत्र, आरंग ताम्रपत्र के अकॉर्डिंग, और स्वर्ण नदी से संबंधित इन्होंने दान का उल्लेख इसके संबंध में किया है, भीमसेन द्वितीय के संबंध में। राजर्षि तुल्य कुलवंश में कुछ एविडेंसेस की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रमुख एविडेंसेस की बात करें तो एक तो आरंग ताम्रपत्र, आरंग कापर प्लेट पहला साक्ष्य है। इसमें लिखा है आमे स्वस्ति सुवर्ण नद्या सर्वस आद्रजर्षि तुल्य कुल प्रभवा कितः, ये लिखा हुआ है। यहीं से आरंग ताम्रपत्र जो है प्रारंभ हो रहा है ना। तो आरंग ताम्रपत्र में ये लिखा हुआ है भाई मूल रूप से। खारवेल का उड़ीसा प्रशस्ति, ये भी मूल रूप से राजर्षि तुल्य कुलवंश के विषय में हमको जानकारी देता है। भीमसेन द्वितीय ने हरि स्वामी और वप स्वामी नामक ब्राह्मण को भट्टपालिका नामक ग्राम जो है दान में दिया था। ये जानकारी भी हमको कहां से मिल रही है? आरंग ताम्रपत्र से। खारवेल का उड़ीसा प्रशस्ति से हमको क्या मिला है? राजर्षि तुल्य कुल विंसुत लिखा हुआ है इसमें। खारवेल उड़ीसा प्रशस्ति में राजर्षि तुल्य वंश की उच्च प्रतिष्ठा का प्रमाण भी हमको खारवेल के उड़ीसा प्रशस्ति से मिल जाता है। इसी प्रकार से देखिए, इन्होंने जो राजर्षि तुल्य कुल वंश है, इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। अब गुप्त संवत चलाया है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि गुप्त सम्राटों के अधीन रहे होंगे, यानी गुप्त सम्राटों के अधीन इन लोग रहे होंगे। कौन लोग? राजर्षि तुल्य कुल वंश। इन्होंने गुप्त संवत में आरंभ 182 अगर माने, हालांकि ये जो है अस्पष्ट है ना, अस्पष्ट है। क्यों अस्पष्ट है कि 182 लिखा है कि 282 लिखा है, एक कंफर्म नहीं है संवत में, गुप्त संवत में, ठीक है। ये जो है हमको स्पष्ट नजर नहीं आता, तो 182 है कि 282 है हम नहीं समझ पाते। तो शासन का आरंभ यदि 182 अगर हम मान के चलें तो 182 प्लस 319 या फिर 182 से 319 तक हम जा सकते हैं, यानी कि 5वीं शताब्दी आप कह लो। और अगर 282 माने तो ये 6वीं शताब्दी चला जाएगा। तो 5वीं से 6वीं शताब्दी, इसी नाम से इनका जो कालक्रम रहा है 5वीं से 6वीं शताब्दी हम लोगों ने कहा था। ठीक, बात समझ में आ रहा है? इसके बाद जो दूसरा राजवंश रहा है उसको हम कहते हैं पर्वत द्वारक वंश। पर्वत द्वारक वंश के विषय में देखो, इनका जो प्रभाव क्षेत्र रहा है, टेरिटोरियल इन्फ्लुएंसेस रहा है, छत्तीसगढ़ में रायपुर के दक्षिणी क्षेत्र देवभोग गरियाबंद वाला एरिया, ठीक है, देवभोग गरियाबंद वाला एरिया में इन लोग मूल रूप से अपना राजपाट कर रहे थे। 5वीं शताब्दी इनका जो है शासन वर्ष मूल रूप से माना जाता है। इनकी राजधानी कहाँ थी? तारंभक थी। इस वंश के लोग स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। स्तंभेश्वरी देवी के उपासक कौन लोग थे? तो पर्वत द्वारक वंश थे। ऐसा माना जाता है कि इस वंश के जो राजा है, पूर्वज हैं, उन लोग पर्वत को ही दान में देते थे। पर्वत दान देने की परंपरा इन्होंने प्रारंभ करी थी। इसी कारण से इस वंश को क्या कहा गया? पर्वत द्वारक वंश कहा गया। तो धार्मिक प्रवाह अगर हम देखें, रिलीजियस बिलीफ पर देखें, तो इस वंश के लोग स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे और इस देवी का स्थान पर्वत द्वारक क्षेत्र में था। यह क्षेत्र वर्तमान में आप चले जाओ, उड़ीसा क्षेत्र में चले जाओ, ठीक है। तो यहां आपको कालाहांडी जिले के परथला नामक स्थान से आपको मिल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से पर्वत द्वारक वंश को और हम देखें, राजाओं के विषय में देखें, शासक के विषय में देखें, तो महाराज तुष्टिकर और राजा सोमन्नराज के विषय में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि महाराज तुष्टिकर जो है तेल घाटी में शासन करते थे पहले, और इनके विषय में हमको 13 सिंघा ताम्रपत्र से इनके विषय में जानकारी मिल रही है। उसी प्रकार से राजा सोमन्नराज के विषय में बात करें तो देवभोग क्षेत्र का अपनी मां कौस्तुभेश्वरी के स्वास्थ्य के लिए इन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया था। ऐसा माना जाता है कि इनकी मैया कौस्तुभेश्वरी देवी
बीमार पड़ गई थी। इनको एक ज्वर था, काला ज्वर बोलते हैं इसको, ठीक है। आजकल अब टाइफाइड भी हम कह सकते हैं। तो टाइफाइड हो गया था, काला ज्वर हो गया था। तो इस कारण से राजा सोमन्न राज ने देवभोग क्षेत्र को, ठीक है, देवभोग, गरियाबंद देवभोग क्षेत्र को ही पूरा दान दे दिया था ब्राह्मणों को, जैसे तैसे करके बचा लो। लेकिन हम देखें कि बच नहीं पाई, ठीक है। दान देने से कोई बच नहीं पाता है, ठीक है। अगर मेडिकली ठीक से इलाज ना मिल पाए तो आदमी जो है उसका इलाज नहीं हो जाने के कारण जो है आदमी मर सकता है ना। तो वैसा ही हुआ। पर्वत द्वारक वंश के विषय में हम देखें तो पर्वत द्वारक वंश के जो एविडेंसेस है, अब यहीं से तो हमारा प्रश्न बनेगा ना, तो एविडेंसेस कैसे प्राप्त हुए? तो 13 सिंघा ताम्रपत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13 सिंघा जो कॉपर प्लेट है, यहां से जानकारी मिल रही है। तो 2 शासकों का उल्लेख है, राजा सोमन्नराज और राजा तुष्टिकर। तो देवभोग क्षेत्र को दान किया अपने माता के इलाज के लिए, किसने? राजा सोमन्नराज ने। और तुष्टिकर जो है तार भ्रमक से पर्वत द्वारक नामक ग्राम को इन्होंने दान दे दिया था ब्राह्मणों को, ठीक। तो इस प्रकार से 13 सिंघा ताम्रपत्र और देवभोग को दान देने के संबंध में हमको पर्वत द्वारक वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। देखिए, और पर्वत द्वारक डायनेस्टी को हम समझें तो ये लोग जो है पर्वत दान देने की प्रथा थी इनमें मूल रूप से, इसी नाम से इस वंश को हम पर्वत द्वारक वंश कहते हैं। इन लोग मूल रूप से स्तंभेश्वरी देवी की उपासना करते थे। किसकी? स्तंभेश्वरी देवी की उपासना करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको इसको। इसके बाद जो प्रमुख राजवंश हमको पढ़ना है वह है नल वंश। मोस्ट आईएमपी आप मान के चलो, यहां से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। आइए समझते हैं नल वंश के विषय में। देखिए, नल वंश के विषय में अगर हम देखें तो इनका जो शासन काल रहा है चौथी से 12वीं शताब्दी तक, ठीक है। और इसी प्रकार से इनका जो शासन क्षेत्र रहा है मूल रूप से वो है दंडकारण्य, यानी बस्तर क्षेत्र में इन लोग शासन कर रहे थे। कहां? बस्तर क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र में, दंडकारण्य क्षेत्र में इन लोग मूल रूप से शासन कर रहे थे। कौन? नल वंश। अब देखिए, इनकी राजधानी कहां थी? कोरापुट, पुष्करी। ये तो उड़ीसा तरफ भी चला गया पुष्करी। कोरापुट जो है कहाँ चला गया? उसकरी जो है आपको उड़ीसा तरफ चले गए। और पुष्करी, पुष्करगढ़, ये बस्तर में है ना। संस्थापक हम देखें, संस्थापक माना जाता है सिसुक को। इसको आदि पुरुष भी कहा गया है सिसुक को। किसका? नलवंश का। इन वास्तविक संस्थापक छत्तीसगढ़ में हम देखें तो वराह राज है। ये कई बार पूछा जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि भाई नल वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? सिसुक है। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वराह राज है। वास्तविक संस्थापक कौन है? वराह राज। वहीं अंतिम शासक के विषय में बात किया जाए तो नरेंद्र थवल जो है अंतिम शासक माने जाते हैं। इसी प्रकार से इनके वंश की फीचर के बारे में बात करें तो इनका जो डिस्क्रिप्शन है, वायु पुराण के अनुसार नलों को कौशल और नैषद प्रदेश का स्वामी कहा गया। इनके जो समकालीन डायनेस्टी रहे हैं, कंटेम्प्रेरी डायनेस्टी, वो हैं मूल रूप से वकाटक वंश और गुप्त वंश, यानी वकाटक वंश और गुप्त वंश के समकालीन ये शासन कर रहे थे। इनका डिक्लाइन कैसे हुआ भाई? तो छिंदक नागवंशी और पांडु वंशियों से पराजित होने के कारण नलवंशी जो है अस्तित्व से चले गए, है ना। इनका जो है राजपाट चला गया। छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम राजवंशों में नल वंश को मूल रूप से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए, अगर हम कुछ और एविडेंस के बारे में बात करें तो कोंडागांव से हमें कोंडागांव के अडेंगा गांव से हमें 32 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें वराहराज, भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक के क्वाइंस यानी सिक्के मिले हैं। कैसे सिक्के? तो सोने के सिक्के। नलवंश छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का अभिन्न हिस्सा है और इनकी शासन प्रणाली और सिक्के तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाते हैं। इस नाम से नलवंश इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ राजाओं के विषय में हम लोग जान लें। नलवंश के प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं, आइए देखते हैं। जैसे हम सिसुक की बात करें तो सिसुक जो है नलवंश का संस्थापक और आदि पुरुष कहा जाता है। इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरिका या पुष्करी या पुष्करगढ़।
समकालीन इनके कौन थे? विंध्य शक्ति थे। विंध्य शक्ति राजा हैं वाकाटक वंश के। विशेष योगदान क्या है? नल वंश का प्रारंभिक स्वरूप और शासन प्रणाली किसने दिया था? तो शिशुक ने दिया था। व्याघ्रराज की बात करें तो व्याघ्रराज समुद्रगुप्त के समकालीन था। हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति में व्याघ्रराज का उल्लेख हमें मिल जाता है कि समुद्रगुप्त ने व्याघ्रराज को हराया था और किसकी उपाधि धारण करी थी? व्याघ्रहंता की उपाधि धारण करी थी। गुप्त शासक के अधीन रहते हुए फिर व्याघ्रराज काम किए आगे चल करके, है ना। क्योंकि ये जो है ना ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति लाए थे। कौन? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहा जाता है इनको। तो समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति लाया था। तो उसके अकॉर्डिंग जो है बस्तर में नलवंशी शासक व्याघ्रराज को इन्होंने परास्त किया, हराया और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण करी। किसकी उपाधि? व्याघ्रहंता की उपाधि। ठीक। देखिए नल वंश में एक और शासक जिनका नाम क्या है? वृषभराज। इनको ही हम वृषध्वज के नाम से भी जानते हैं। भीटा से एक मुद्रा प्राप्त हुआ है इनका। गुप्त शासन के अधीन शासन करते हुए स्वतंत्र शासन करने का इन्होंने प्रयास किया था। फिर वराहराज, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वराहराज ही वास्तविक संस्थापक हैं। छत्तीसगढ़ के संबंध में देखें तो वराहराज को नल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। साम्राज्य विस्तार दक्षिण के छत्तीसगढ़ के दक्षिण और पूर्वी भाग में इन्होंने शासन किया। कोंडागांव के अडेंगा गांव से वराहराज के 29 स्वर्ण सिक्के मिले हैं और सिक्कों पर श्री वराह राजस्य उत्कीर्ण किया गया है। वाकाटक वंशी शासक नरेंद्र सेन से इन्होंने संघर्ष किया था। तो इस प्रकार से नलवंशीय वृषभराज और नलवंशी वराहराज के विषय में हमने जाना। नेको नलवंश में एक और प्रमुख शासक वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इनका नाम क्या है? भवदत्त वर्मा। ये जो है महाराज और भट्टारक की उपाधि भी लेकर के बैठे थे और साम्राज्य विस्तार इनका बराड़ से कोरापुर तक था, उड़ीसा तक था, है ना। रिद्धिपुर, मोरासी, रीठा ताम्रपत्र, कोंडागांव का अडेंगा ग्राम में स्वर्ण मुद्राएं, ये सभी मूल रूप से भवदत्त वर्मा के एविडेंस को हमें बताते हैं। मुद्रा पर क्या लिखा है? यहाँ पर श्री भवदत्त राजस्य लिखा हुआ है। विशेष योगदान क्या है? स्वतंत्र शासक के रूप में ये कहीं ना कहीं अपना शासन चलाने का प्रयास किए थे। कौन? तो भवदत्त वर्मा। इनका धार्मिक सामरिक क्या प्रभाव पड़ा? तो नलवंशी राजा भगवान शिव और कार्तिकेय के उपासक थे। स्तंभेश्वरी देवी की भी ये पूजा करते थे। सामरिक योगदान में हम देखें तो पड़ोसी राज्यों के साथ ये संघर्ष किए और स्वतंत्रता अपनी बनाए रखे। पोड़ागढ़ शिलालेख इनके विषय में स्पेशली बताता है भवदत्त वर्मा के विषय में। नल वंश का प्रथम शिलालेख हम मानते हैं पोड़ागढ़ शिलालेख को। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। नल वंश से संबंधित प्रथम शिलालेख किसे माना गया है? ऐसा अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? कि भाई प्रथम शिलालेख माना है पोड़ागढ़ को, है ना। और पंक्तियां इसमें कहां से प्रारंभ हो रही हैं? विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा। इस प्रकार से पोड़ागढ़ शिलालेख में नलवंशियों के विषय में बताया गया है। भवदत्त वर्मा, अर्थपति भट्टारक के सिक्के भी हमें मूल रूप से प्राप्त होते हैं। अब देखिए अर्थपति भट्टारक भवदत्त वर्मा के बाद उत्तराधिकारी था ये अर्थपति भट्टारक। तो अर्थपति भट्टारक के विषय में देखिए भाई, पद का महत्व, भट्टारक पद कैसे मिलता है? क्योंकि देखो इसमें समझना बात के, ये जो भवदत्त वर्मन है इसके दो बच्चे, ठीक है, अर्थपति भट्टारक और दूसरे पुत्र का नाम क्या था भाई? दूसरे पुत्र का नाम था स्कंद वर्मन, है ना। तो स्कंद वर्मन और अर्थपति भट्टारक दोनों ही पुत्र हैं किसके? भवदत्त वर्मन के। अब भवदत्त वर्मन के दो पुत्र, पहले ज्येष्ठ पुत्र कौन है? अर्थपति भट्टारक। तो भट्टारक शब्द का मतलब ही क्या है यहाँ पर? युवराज। और युवराज का मतलब क्या है यहाँ पर? ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र। शासन का क्षेत्र अगर हम देखें तो 465 से 480 सेंचुरी तक इन्होंने शासन किया होगा, यानी 465 से 480 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया होगा। डॉक्टर हीरालाल शुक्ल ये कहते हैं। इनका शासन क्षेत्र कहाँ रहा होगा भाई? कुलिया तक, भोपालपट्टनम, पुष्करी,
आजकल हम भोपालपट्टनम कहते हैं, पुष्करी है ना, एरिया को आपका बस्तर संभाग में, तो कुलिया तक यहाँ फैला हुआ था इनका शासन। और देखिए अर्थपति भट्टारक के रूप विषय में, ये शैव धर्म के अनुयायी थे, भगवान शिव और उनके प्रतीकों को बढ़ावा दिए। इनके संबंध में सर्वाधिक जानकारी हमको केसरी बेड़ा अभिलेख से मिलता है। केसरी बेड़ा अभिलेख में कुछ टाइटल दिया गया है इनका, जैसे कि महेश्वर, भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति से महेश्वर की उपाधि मिली। महाजनपति, महासेनापति, भट्टारक, त्रिपताका ध्वज, नल नृपति, कुलावन्य और सृष्टि राज्य विभगव, ये मूल रूप से ये टाइटल थे किसके विषय में? अर्थपति भट्टारक। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि बहुत ही तीसमार खान राजा था ये। अर्थपति भट्टारक के हमें पाड़िया पातर लेख से इंक्रिप्शन मिला है। शासनकाल के इनके साक्ष्य मिलते हैं पाड़िया पाथर लेख से उड़ीसा में, और इसमें उनके शासन की पुष्टि हुई है और नल वंशीय परंपराओं का भी वर्णन यहाँ पर बताया गया है। अड़िंगा ताम्रपत्र से भी हमें अर्थपति राज्य अंकित मिला है, उत्कीर्ण मिला है। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार इन्होंने बहुत सारे गांव को ब्राह्मणों को दान में दिए थे। कौन? अर्थपति भट्टारक। विजय अभियान देखिए, तो वकाटक वंशी शासक पृथ्वीसेन द्वितीय के संबंध में, विजय अभियान के संबंध में बताया गया है कि अर्थपति भट्टारक को पराजित कर पुष्करी को नष्ट किया था पृथ्वीसेन द्वितीय ने, और पराजय का कारण था भवदत्त वर्मन और वकाटक शासकों की पुरानी शत्रुता। प्रमुख कार्य देखिए, दान का कार्य और धार्मिक योगदान। तो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार कैसलक नामक ग्राम कोस गोत्री ब्राह्मणों दुर्गार्य, रविरार्य और रविदत्तार्य को दान में दिया गया था। उसी प्रकार से धार्मिक योगदान में देखें तो भगवान शिव के मंदिरों का निर्माण करवाया और शैव धर्म को बढ़ावा दिया था अर्थपति भट्टारक। अर्थव्यवस्था में देखें तो अड़ेंगा ग्राम, यहाँ से प्राप्त स्वर्ण सिक्कों में अर्थपति राज्य अंकित है। ये सिक्के आर्थिक संपन्नता के प्रतीक माने जाते हैं। उसी प्रकार से पाड़िया पाथर लेख को देखो, इसमें शैव धर्म और अर्थपति के सांस्कृतिक योगदान का उल्लेख मूल रूप से मिलता है। अर्थपति भट्टारक में पोड़ागढ़ शिलालेख, जो इनके संबंध में एक पहली शिलालेख है, पोड़ागढ़ शिलालेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है देखो, इसमें बोला गया है कि वकाटक वंशी शासक पृथ्वीसेन द्वितीय ने अर्थपति भट्टारक को पराजित कर पुष्करी को तहस नहस कर दिया। यह शिलालेख नलवंशी सत्ता के संघर्ष के पतन का प्रमाण हमें देता है। इसी प्रकार से देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, अर्थपति ने अपने शासनकाल में दान, मंदिर निर्माण और शैव धर्म को प्राथमिकता दिया। उनकी स्वर्ण मुद्राएं नलवंशीय आर्थिक और सांस्कृतिक संपन्नता का प्रतीक हैं, और पराजय के बावजूद उनकी स्मृति स्वर्ण मुद्राओं पर और ताम्रपत्रों में सुरक्षित थी, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इनके विषय में। उत्तराधिकारी इनके कौन बने भाई? इनका अनुज छोटा भाई था स्कंद वर्मन। इनके बाद जो है अर्थपति भट्टारक के बाद उन्होंने राजपाट चलाया। अब देखो, इसके बाद स्कंद वर्मन का नाम आता है। स्कंद वर्मन जो है अर्थपति भट्टारक का छोटा भाई और भवदत्त वर्मन का छोटा बेटा था। स्कंद वर्मन के संबंध में देखें तो इन्होंने अपनी राजधानी को पुनर्स्थापित करके पुष्करी से भोपालपट्टनम इन्होंने क्या है ट्रांसफर कर दिया, है ना। इस वंश का दूसरा संस्थापक इसी को माना गया है, स्कंद वर्मन को। स्कंद वर्मन को नल वंश का दूसरा संस्थापक माना गया। वराह राज आप लोगों ने पढ़ा, शिशु का अपने लोगों ने पढ़ा, ठीक है, लेकिन स्कंद वर्मन को दूसरा शासक के रूप में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, या दूसरा संस्थापक के रूप में देख सकते हैं। और ये जो स्कंद वर्मन है, मूल रूप से हम इसी को नल वंश का दूसरा संस्थापक के रूप में देखते हैं। इसका भी राजधानी कहाँ रही? पुष्करी रही, लेकिन आगे चल करके इसने भोपालपट्टनम को अपना राजधानी जो है बनाया था। स्कंद वर्मन ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, और साथ ही साथ उनकी भक्ति का प्रमाण जो है पोड़ागढ़ शिलालेख से भी हमको जानकारी मिलती है। प्रमुख उपलब्धि की बात करें तो विजय अभियान और पोड़ागढ़ अभिलेख से इनकी बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि वकाटक नरेश
देवसेन को इसने हराया था। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना स्कंद वर्मन ने करी थी। पोड़ागढ़ शिलालेख में क्या मिला है? स्कंद वर्मन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख क्या है? पोड़ागढ़ शिलालेख। इसमें उसके साम्राज्य विस्तार और शक्तिशाली शासन का उल्लेख हमको मिलता है। तो शक्तिशाली राजाओं में एक राजा कौन था? स्कंद वर्मन था। प्रशासन देखें तो स्कंद वर्मन ने अग्रहार परंपरा का पालन किया था और उसका आगे बढ़ाया, और इनके लिए इनके शिलालेखों में नलान्यम शब्द का मूल रूप से प्रयोग किया गया है। तो ये शब्द का प्रयोग मूल रूप से किया गया है किसके लिए? स्कंद वर्मन के लिए। स्कंद वर्मन को नल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। इन्होंने शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं को बढ़ावा दिया। उनकी उपलब्धियां नल वंशीय स्वर्ण मुद्राओं में देखे जा सकते हैं। इसी के आगे हम देखें स्तंभराज नलवंशी शासक, इनके जो स्वर्ण मुद्राएं हैं मतलब गोल्ड क्वाइंस हैं, वो जिला बालोद के कुलिया ग्राम से मिले हैं। बालोद में कुलिया अभिलेख से इनके विषय में हमको जानकारियां मिलती हैं। वेंगी के चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन प्रथम ने नल वंश पर आक्रमण किया था। इसके समय में स्तंभराज के समय में, और स्तंभराज शासन नलवंशी प्रशासन की एक प्रमुख कड़ी थी। यहां से फिर तख्ता पलट होने को रहेगा, स्थिति जो है गंभीर होती चली जाएगी। नंदराज के विषय में देखें तो स्कंद वर्मन का पुत्र था। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई लिखाई किया। पूर्वी चालुक्य वेंगी के राजा कीर्तिवर्मन प्रथम ने नल वंश पर इसके समय में आक्रमण किया था जब नंदन राज जो है शासन कर रहे थे। नंदन राज का शासन नलवंशीय का पतन माना जा सकता है या संकेत माना जा सकता है। यहीं से पतन होना प्रारंभ हुआ। पतन हुआ नहीं है अभी, लेकिन इसको हम संकेत मान सकते हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में शिक्षा और संस्कृति को मूल रूप से बढ़ावा दिया था। इसके बाद पृथ्वीराज के विषय में देखिए, ये विरूपाक्ष का पिता था। राजिम अभिलेख से इसके शासन के बारे में जानकारी मिलती है। यह चिकित्सा का जानकार था, जो इसे अन्य शासकों से अलग बनाता है। कौन चिकित्सा का जानकार था? तो पृथ्वीराज। विरूपाक्ष विलासतुंग का पिता था। राजिम अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। राजिम अभिलेख में 3 लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष और विलासतुंग के विषय में। विलासतुंग वेरी वेरी आईएमपी पर्सनालिटी, ठीक है। राजिम शिलालेख में इसके पिता विरूपाक्ष और पितामह पृथ्वीराज के बारे में जानकारी मिलती है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्थान है राजिम शिलालेख, जो हमें जानकारी बताता है। प्रशासनिक उपलब्धियां क्या थी? मृदभांड मिले हैं, है ना, मतलब मिट्टी के बर्तन, अडेंगा, कोंडागांव और कुलिया बालोद से। धार्मिक स्थल की बात करें तो बिलासतुंग विष्णु का उपासक था, जो वैष्णव धर्म संबंधी था। नल वंश के अन्य शासक मूल रूप से शैव अवलंबी थे, लेकिन विलासतुंग जो है वैष्णव अवलंबी था। सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो राजिम जिला गरियाबंद में राजीव लोचन मंदिर विलासतुंग के द्वारा ही बनवाया गया है। मंदिर की जो शैली है वो पंचायतन शैली है, जिसमें मंडप, द्वार और कुलिकाओं का निर्माण किया गया है। तो वेरी वेरी आईएमपी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सांस्कृतिक योगदान ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समकालीन स्थिति देखिए, पांडु वंशी शासक महाशिवगुप्त बल-अर्जुन विलासतुंग के समय अपने साम्राज्य का विस्तार मूल रूप से कर रहे थे। यानी कि विलासतुंग का समकालीन शासक कौन था? पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहा है, इसके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। नलवंश का प्रभाव क्या था भाई? नलवंशियों का प्रभाव महानदी क्षेत्र तक पूरा विस्तृत था। प्रमाण कैसे मिलते हैं? राजीव लोचन मंदिर, जिसका निर्माण नलवंशियों की कला और शक्ति को मूल रूप से दर्शाता है। इसके बाद देखो, पृथ्वी व्याघ्र और भीमसेन देव, ये 2 और प्रमुख शासक। पृथ्वी व्याघ्र की बात करें तो विलासतुंग का उत्तराधिकारी बना। इन्हें नलवंशी राजा के रूप में जाना गया। राज्य को इनके समय में मंडल कहा जाता था, छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त हो गया था, है ना। और मंडल जो है, मंडल का प्रमुख मंडलेश्वर के नाम से जाना जाता था।
इनके समय में प्रशासन और धर्म का तालमेल बना रहा। पृथ्वी व्याघ्र के समय में। फिर भीमसेन देव की बात करें तो पुनः ये शैव धर्म अवलंबी हुए। भीमपुर नगर की स्थापना इन्होंने करी थी, तो ये आईएमपी है। भीमपुर नगर की स्थापना किसने करी थी? भीमसेन देव ने करी थी। गुंजाम कोरापुट क्षेत्र से पात्र ताम्रपत्र में इनके शासनकाल के विषय में जानकारी मिलती है। भीमसेन देव के शासनकाल में नल वंशियों की ताकत जो है बड़ी थी। अब अंतिम शासक है नरेंद्र धवल, या नरेंद्र थवल भी बोल देते हैं कई जगह, या नरेंद्र धबल भी कहा जाता है कई बार। तो नरेंद्र थवल अंतिम शासक थे, कहाँ के? नल वंश के। इनके पश्चात नल वंश का पतन होना शुरुआत हुआ। इसके बाद कौन कौन कैसे कैसे राजा बने उसकी जानकारी, विशेष जानकारी हमारे पास नहीं है। कारण क्या था? नागवंशी और सोमवंशियों ने इनके राज्य पर अधिकार कर लिया। 4वीं से 12वीं शताब्दी तक लगभग 800 साल तक नल वंशियों ने शासन किया था। तो प्राचीनतम राजवंश भी रहा है और प्रमुख राजवंश भी रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के जितने भी बाकी इतिहास बच गए हैं उन पर भी हम लोग आप लोगों से डिस्कस करते हुए ये पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास कवर करेंगे। साथ ही साथ आप जो है टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी और व्यापम के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए क्लास में। हैव अ ग्रेट डे।